कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करके मैंने ये बोनस पार्ट तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय भी देंगे। कमेंट करने से आप लोगों की मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता है, बस मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ना। जब आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो मेरा मेहनत सफल हुई लगती है मुझे। स्नेहा गाड़ी में बैठी थी। इस वक्त तो उसका दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हुए जा रहा था। संगम को चोट लगने की बात सुनकर ही वो अपने होशो हवास खो चुकी थी। वो बस जल्दी से जल्दी संगम के पास पहुंचना चाहती थी, पर अचानक से ही उसकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। ड्राइवर फिलहाल गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी ही चेक कर रहा था और अब स्नेहा को अचानक से ही गाड़ी में एक अजीब सी स्मेल आने लगी। उसकी वो बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अब वो सामने ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं गाड़ी में क्या ही प्रॉब्लम है और इसे ठीक करने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे जल्द से जल्द मेरे संगम के पास पहुंचना है। पता नहीं इस वक्त वो किस हालत में होगा, कितना रो रहा होगा, उसे मेरी ज़रूरत होगी, मैं यहाँ पर बैठी नहीं रह सकती। ये बोलकर अब वो भी गाड़ी से बाहर निकली और अगले ही पल उसने रोड पर इधर उधर देखा। ड्राइवर उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ मैडम, आप गाड़ी से बाहर क्यों आ गई? स्नेहा जल्दी से बोली, क्योंकि मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। ये बोलकर वो सामने रोड की तरफ बढ़ गई जहाँ पर एक ऑटो खड़ा था। एक लड़की अभी उस ऑटो से बाहर निकली थी और ऑटो वाले को पैसे दे रही थी। स्नेहा उस ऑटो से स्कूल जाने का सोच रही थी और उसे उस ऑटो की तरफ जाते हुए देख ड्राइवर भी दंग रह गया। अगले ही पल उसने गाड़ी बंद की और अगले ही पल स्नेहा की तरफ बढ़ गया। तभी वो जल्दी से ऑटो की तरफ आई और ऑटो वाले को बोलकर अंदर की तरफ बैठी और ऑटो वालों ने भी तुरंत ऑटो स्कूल की तरफ बढ़ा दिया था, जबकि वो ड्राइवर जो स्नेहा के साथ था वो फ़ोन पर बात कर रहा था। अभी अभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया था और अब कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद उसने स्नेहा की तरफ देखा तो वो वहां से जा चुकी थी। ड्राइवर को अननोन नंबर से कॉल आई थी और उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाला क्या बोल रहा है, लेकिन अब उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी और अब वो वापस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा ताकि जल्दी से गाड़ी ठीक करके स्कूल की तरफ लेकर जा सके। लेकिन वो गाड़ी तक पहुंचता उससे पहले ही गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ और गाड़ी सीधा ऊपर की तरफ उठी। ड्राइवर की आंखें फटी की फटी रह गई। एक पल के लिए उसके शरीर में से जैसे जान निकल गई थी। अगर वो उस गाड़ी के पास होता तो उसके भी चीथड़े उड़ जाते, बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी के उड़ चुके थे। वहीं स्नेहा जो ऑटो में बैठकर वहां से जा चुकी थी, उसे दूर दूर तक गाड़ी के ब्लास्ट की खबर तक नहीं थी। वो तकरीबन 15 मिनट बाद ही स्कूल पहुंची। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा बदहवास सी लग रही थी। वो कभी ऑटो में बैठी नहीं थी और ऊपर से उसकी तबीयत भी सही नहीं थी। उसका पूरा बदन पसीने से भरा हुआ था। जैसे ही वो स्कूल के अंदर आई उसने रिसेप्शन पर आकर परेशान होते हुए पूछा, कहाँ कहाँ है संगम, वो मेडिकल रूम में है क्या, उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? वो रिसेप्शनिस्ट हैरानी से बोली, ये आप क्या बोल रही हैं मिसेज मित्तल, भला संगम मेडिकल रूम में क्यों होगा और आप यहाँ पर? आई मीन इट्स ओके अगर आप यहाँ पर आई हैं तो, लेकिन आप ठीक तो है ना? एक्चुअली आप काफ़ी थकी हुई और काफ़ी परेशान लग रही हैं। स्नेहा गुस्से से बोली, मुझसे मेरा हालचाल पूछने की बजाय बेहतर होगा अगर तुम मुझे मेरे संगम के पास लेकर चलो, उसे मेरी ज़रूरत होगी, वो झूले से गिर गया था ना। उसकी बात पर रिसेप्शनिस्ट ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है मिसेज मित्तल, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। संगम पूरी तरह से ठीक है। इस वक्त वो अपनी क्लास में है और अच्छे से अपनी क्लास अटेंड कर रहा है, पर फिर भी अगर आप इतना कहती हैं तो अभी संगम को मीटिंग रूम में लेकर आती हूँ, आप मेरा वहाँ पर वेट कीजिए। उसकी बात सुनकर स्नेहा पूरी तरह से चौंक गई थी, लेकिन ज़्यादा कुछ ना कहते हुए वो मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गई जहाँ पर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की मीटिंग करवाई जाती थी। बेशक से रिसेप्शनिस्ट ने बोल दिया था कि संगम पूरी तरह से ठीक है, लेकिन फिर भी स्नेहा को चैन नहीं पड़ रहा था। मीटिंग रूम में भी बैठने की बजाय वो इधर उधर टहल रही थी और अपनी उंगलियां आपस में उलझा रही थी। तभी संगम की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी, स्नेहा माँ।
उसने तुरंत पलटकर दरवाजे की तरफ देखा जहां पर संगम खड़ा था और पूरी तरह से ठीक था। स्नेहा कुछ पल तो उसकी तरफ देखती रह गई और अब संगम उसके पास आया और उसके पैरों से लिपट गया। स्नेहा ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें बह गई थी। वही जानती थी कि संगम को चोट लगने की खबर ने उसे कितना बेचैन कर दिया था, कितना परेशान कर दिया था। अब वो तुरंत घुटनों के बल नीचे बैठी और अगले ही पल उसने संगम को अपने सीने से लगा लिया। संगम अपने छोटे छोटे हाथ उसकी पीठ पर रखते हुए बोला, क्या हुआ स्नेहा माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? स्नेहा रोते हुए बोली, मैं बहुत डर गई थी संगम बेटा, बहुत ज़्यादा डर गई थी। आपको चोट लगने की बात सुनकर मुझे कैसा फील हो रहा था मैं आपको बता नहीं सकती। संगम अब उससे अलग हुआ और हैरानी से बोला, लेकिन मुझे तो कोई चोट लगी ही नहीं स्नेहा माँ, तो आपको किसने बोला कि मुझे चोट लगी है? उसके सवाल पर अब स्नेहा भी दंग रह गई थी। उसे फ़ोन किसने किया? उसने अब तुरंत अपना फ़ोन लिया और उस पर वो नंबर चेक करने लगी। उस नंबर पर सिर्फ प्राइवेट कॉल लिख रहा था और ना ही उस नंबर पर कोई कॉल जा रही थी और ना ही वो नंबर शो हो रहा था। संगम उसकी तरफ देखते हुए बोला, आज 1 अप्रैल तो नहीं है स्नेहा माँ जो आपको कोई अप्रैल फूल बनाएगा, तो फिर आपके साथ ये प्रैंक किसने किया होगा? स्नेहा खुद परेशान हो रही थी ये सोचकर कि आखिर उसके साथ ये घिनौना मजाक किया किसने। एक तो वैसे ही अंगद की वजह से वो बहुत अजीब फील हो रहा था। अंगद की याद आ रही थी उसे, उसके बिना वो पूरी तरह से मायूस हो गई थी और ऊपर से अब ये सब कुछ, उसका मूड और भी ज़्यादा खराब हो गया था। संगम ने उसका चेहरा अपने हाथों में छोटे छोटे थामा और बोला, डोंट वरी स्नेहा माँ, जिसने भी आपके साथ ये प्रैंक किया है ना, उसे डैड अच्छा सबक सिखाएंगे। अभी आप एक काम करो, आप घर वापस चले जाओ वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप पहले ही ठीक नहीं रहते और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्नेहा ने उसकी कलाइयों को कसकर अपने हाथ में पकड़ा और बोला, आपकी वजह से कुछ नहीं होगा संगम बेटा, आपकी स्नेहा माँ पूरी तरह से ठीक है और अब उन्होंने आपको देख लिया तो उनकी तबीयत और भी ज़्यादा अच्छी हो गई। आप एक काम करो, जाओ जाकर अपनी क्लास अटेंड करो। आप किसी भी चीज़ की कोई टेंशन मत लेना, सब बिल्कुल ठीक है। संगम ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोला, ओके स्नेहा माँ। ये बोलकर उसने स्नेहा का गाल हल्का सा चूमा और फिर वहाँ से अपनी क्लास के लिए बढ़ गया। दरवाजे पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट फीका सा मुस्कुराई और स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था आपको कि संगम पूरी तरह से ठीक है। आप एक काम कीजिए, 5 मिनट यहीं पर रुकिए, मैं अभी आपके लिए कॉफ़ी ऑर्डर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्नेहा धीमी सी आवाज़ में बोली, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप रहने दीजिए। ये बोलकर स्नेहा वहाँ से बाहर निकली और मेन गेट की तरफ बढ़ गई, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर उसके साथ ये गंदा मजाक किया किसने और क्या अंगद को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता होगा, और अगर नहीं तो जब वो बताएगी तो अंगद कैसा रिएक्ट करेगा। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा जी का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। अभी अभी उनके पास उस इंसान का ही फ़ोन आया था जो खुद अंगद का पुराना दुश्मन था। जैसे ही उसने सुमित्रा जी को बताया कि उनका प्लान फ्लॉप हो गया है, सुमित्रा जी के गुस्से की कोई हद नहीं रह गई थी। उनका मन तो कर रहा था कि वो अभी जाकर खुद से ही स्नेहा का गला दबा दे। कहाँ वो सोच रही थी कि स्नेहा का आज इस दुनिया में आखिरी दिन होगा और अब तक तो स्नेहा इस दुनिया से चली भी गई होगी, और अब जब उन्हें बाहर स्नेहा की गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो उन्होंने गुस्से से अपने जबड़े कस लिए। स्नेहा का वापस मित्तल मेंशन लौट आना उनके जख्मों पर नमक की तरह था। वहीं शारदा जी जो हाल में इधर उधर टहल रही थी, बार बार कभी अंगद को कॉल कर रही थी तो कभी अनिपमा जी को, ये जानने के लिए कि कहीं स्नेहा वहाँ तो नहीं आई। अब उन्होंने जब स्नेहा की गाड़ी को मेंशन के अंदर आते हुए देखा तो वो तुरंत बाहर की तरफ बढ़ गए। उनके चेहरे पर स्नेहा के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। वो तुरंत स्नेहा के पास आई और बोली, कहाँ गई थी तुम स्नेहा, मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, तुम मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही हो, और ये ड्राइवर जो तुम्हारे साथ गया था वो भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। ये बोलते हुए उन्होंने ड्राइवर की तरफ देखा तो ड्राइवर तुरंत बोला, सॉरी मैम साहब, लेकिन छोटी मालकिन थोड़ी जल्दी में थी तो मैं उनके साथ चला गया और फिर रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई तो मैं दूसरी गाड़ी को अरेंज करने में लग गया, मुझे आपके फ़ोन का पता ही नहीं चला।
शारदा जी ने गुस्से से मुंह बनाया और फिर वापस स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना स्नेहा बेटा, तुम कहाँ गई थी? मैंने अनुपमा जी को कॉल करके पूछा कि कहीं तुम वहाँ तो नहीं गई, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम वहाँ तो नहीं आई हो। तो तुम गई कहाँ पर थी? स्नेहा खुद सोच में थी कि वो शारदा जी को क्या ही कहे। उन्हें ये भी नहीं बता सकती थी कि वो संगम के स्कूल में गई थी। किसी ने उसे फेक कॉल करके संगम के एक्सीडेंट के बारे में कहा था, वरना शारदा जी और परेशान हो जाती। उसे पहले इन सब बातों के बारे में अंगद को ही बताना था। वो धीमी सी आवाज़ में बोली, एक्चुअली मेरा संगम से मिलने का बहुत मन कर रहा था सासू माँ, तो मैं उसके स्कूल में चली गई। शारदा जी चौंकते हुए बोली, क्या तुम संगम के स्कूल में गई थी? वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारा संगम से मिलने का मन कर रहा था? ये क्या बात हुई बेटा? ऐसे कौन करता है? और 2-3 घंटों में संगम स्कूल से वापस घर ही तो आने वाला था। तुम्हें स्कूल जाने की क्या ही ज़रूरत थी? खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब तुम घर वापस आ गई हो ना, अब तुम मेरे साथ अंदर चलो। देखो कितना थक गई हो, ऐसा लग रहा है जैसे ना जाने कितने दिनों से तुमने कुछ खाया पिया नहीं होगा। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊं। ये बोलकर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर की तरफ लेकर चली गई। स्नेहा भी चुपचाप उनके साथ अंदर आ गई। सुमित्रा जी जो अब तक अपने रूम से बाहर आ चुकी थी, उनकी गहरी निगाहें स्नेहा पर थी जो अब तक डाइनिंग टेबल पर बैठ गई थी और शारदा जी उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। स्नेहा इस वक्त काफी मायूस लग रही थी। बेशक से संगम ठीक था, लेकिन उसका दिल अभी भी डरा हुआ था कि कोई ऐसा है जो उनकी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और फिर अचानक ही उसकी नज़र सुमित्रा जी पर गई। एक पल के लिए उसका दिल कांप उठा, ये सोचकर कि कहीं इन सब के पीछे सुमित्रा जी का हाथ तो नहीं। लेकिन फिर उसने अपना चेहरा ना में हिलाया और मन ही मन बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बेशक से चाची जी अंगद जी को पसंद ना करती हों, उन्हें मुझसे भी नफरत हो, लेकिन वो इस तरह की कोई हरकत तो बिल्कुल नहीं करेंगी। और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी तो उसके पीछे उनका इरादा क्या हो सकता है? उन्हें ये सब करने से क्या ही मिलेगा? नहीं, इन सब के पीछे उनका हाथ तो नहीं हो सकता। सुमित्रा जी स्नेहा को गहरी निगाहों से देखते हुए खुद से ही बोली, करो करो, तुम्हें मुझ पर जितना शक करना है करो, लेकिन जब तक तुम्हें कुछ कन्फर्मेशन मिलेगी तब तक तो मैं तुम्हें इस दुनिया से भेज चुकी होंगी। उस तनुश्री को भी मेरे बारे में पता चल गया था, पर जब तक वो किसी को बताती तब तक तो मैंने उसे इस दुनिया से अलविदा कर ही दिया था। और अब तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। शारदा जी स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रही हो तुम स्नेहा? तुम्हारा ध्यान कहाँ है बच्चा? मैं तुम्हें खाना खिला रही हूँ और तुम हो कि ऐसे सुन्न होकर खड़ी हो? खाना खाओ ना बेटा। स्नेहा ने उनकी बात पर अपना चेहरा हाँ में हिलाया और अच्छे से खाना खाने लगी, लेकिन अब उसका अंगद से बात करने का और भी ज़्यादा मन करने लगा था। शारदा जी ने उसे अच्छे से खाना खिलाया और फिर बोली, अब तुम जाओ और जाकर अपने कमरे में थोड़ी देर रेस्ट कर लो। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने रूम में चली गई। उसे रूम में जाते हुए देख शारदा जी खुद से बोली, कितनी मायूस हो गई है मेरी बच्ची। क्या करते हो तुम अंगद? अगर मुझे पहले पता होता कि स्नेहा इतनी ज़्यादा मायूस हो जाएगी तो मैं कभी तुम्हें यहाँ उसे अकेले छोड़कर नहीं जाने देती। उसे अपने साथ लेकर जाने को बोलती, कम से कम तब मेरी बच्ची का ये हाल तो नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा अपने रूम में आई और आते ही उसने अंगद को कॉल किया, लेकिन एक बार फिर से उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। सुमित्रा जी अब अपने रूम में आ गई थी और वो भी उस प्राइवेट नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां कॉल लगना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए वो अपने बेड पर बैठी और सोचने लगी कि अब वो आगे क्या करे। तकरीबन पूरी दोपहर यूं ही बीत चुकी थी। संगम भी स्कूल से आ चुका था और उसके स्कूल से आते ही शारदा जी ने पहले उसकी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करवाई और फिर उसे खाना खिलाकर ऊपर स्नेहा के पास भेज दिया था ताकि स्नेहा का थोड़ा मन लग सके। स्नेहा भी संगम के साथ बेड पर बैठी थी और उसने पहले उसका होमवर्क करवाया और फिर उसके साथ पेंटिंग करने लगी। संगम ने अंगद, स्नेहा और अपनी तीनों की एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई थी और साथ में एक लिटिल प्रिंसेस को भी ड्रा किया था, जिसके नीचे उसने लिखा भी था लिटिल प्रिंसेस। और फिर तभी अचानक से कलर की बोतल पूरी उस लिटिल प्रिंसेस के ऊपर गिर गई। जैसे ही वो कलर उस ड्राइंग पर गिरा, संगम बुरी तरह से रोने लगा। स्नेहा ने जल्दी से उसे संभाला और बोली, क्या हुआ संगम, तुम इतना रो क्यों रहे हो? इट्स ओके, अगर कलर गिर गया है
तो हम फिर इस पिक्चर को दोबारा क्रिएट कर लेंगे। संगम ने रोते हुए ही कहा। नहीं स्नेहा माँ, बात पिक्चर की नहीं है, वो तो मैं दोबारा ही कर लूँगा ड्रॉ, लेकिन मैंने मूवीज और शोज में देखा है जब ऐसी किसी की पिक्चर खराब हो जाती है तो उसके साथ बुरा होता है। कहीं मेरी लिटिल प्रिंसेस के साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा ना? उसकी बात सुनकर एक पल के लिए स्नेहा का दिल भी बुरी तरह से दहल गया था। डर तो उसे भी लग रहा था, तकलीफ उसे भी हो रही थी, लेकिन फिलहाल वो संगम को संभालते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, मूवीज और शोज में तो ये सब ड्रामा होता है, वो कुछ ओरिजिनल थोड़ी ना होता है। हमारी लिटिल प्रिंसेस को कुछ नहीं होगा। संगम ने जल्दी से पूछा, पक्का ना स्नेहा माँ? क्योंकि मैं अपनी लिटिल प्रिंसेस को बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। आपको पता है, मैंने उसके लिए टॉयज़ खरीदना भी शुरू कर दिया। उसकी बात पर स्नेहा मुस्कुराई और बोली, आपकी लिटिल प्रिंसेस इस दुनिया की सबसे लकीएस्ट सिस्टर होगी, क्योंकि उसके बिग ब्रदर आप होंगे। उसकी बात सुनकर अब संगम मुस्कुराने लगा था। स्नेहा ने बड़े ही प्यार से उसका माथा चूम लिया और फिर उसका सर अपनी गोद में रख लिया। उसने अपने दूसरे हाथ से सारे कलर्स और पेंटिंग को साइड में कर दिया था और संगम के बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी थी। कब संगम की आंख लग गई, खुद संगम को भी पता नहीं चला, पर स्नेहा अभी भी जाग रही थी और उसे देख रही थी। अब उसने एक बार फिर से अपना फ़ोन उठाया और अंगद को कॉल किया, लेकिन इस बार भी उसका नंबर नॉट रीचेबल था, तो उसका दिल अब और भी ज़्यादा घबराने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तकरीबन 2 घंटे यूं ही बीत गए थे और अब स्नेहा संगम के साथ सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आई। डिनर को अभी 10-15 मिनट लगने वाले थे तो स्नेहा संगम के साथ बाहर गार्डन की तरफ चली गई। संगम गार्डन में झूले ले रहा था और स्नेहा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। तभी उसके कानों में सुमित्रा जी की आवाज़ गूंजी, अरे अरे क्या बोल रही हो? लंदन में इंडियन प्लेन क्रैश हो गया और 100 लोग मर गए, बाकी सब जख्मी हो गए। हे भगवान, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे भगवान भी बड़ा पत्थर दिल और बेरहम दिल बन गया है। बेचारे वो लोग, पर शुक्र है मेरा खुद का भतीजा अपने प्राइवेट जेट से लंदन गया है। उनकी बात सुन स्नेहा का दिल जैसे धड़कने से ही इनकार करने लगा। संगम जो झूले पर बैठा था उसे आवाज़ लगा रहा था, लेकिन स्नेहा को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के सामने वो ड्राइंग घूम रही थी जिसमें उनकी लिटिल प्रिंसेस पर सारा कलर गिर गया था। कानों में सुमित्रा जी की कही हुई बातें गूंज रही थी और ये सवाल कि किसने उसे संगम के बारे में झूठ बोलकर स्कूल बुलवाया, वो लगातार उसके दिमाग में चल रहा था। तभी सुमित्रा जी उसके पास आई और उन्होंने स्नेहा के कंधे पर अपना हाथ रखा तो स्नेहा एकदम हड़बड़ा गई। वो अब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सुमित्रा जी को देख रही थी। वहीं सुमित्रा जी मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ स्नेहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? संगम कब से तुम्हें बुला रहा है और तुम हो कि उसकी आवाज़ सुन ही नहीं रही। सब कुछ ठीक तो है ना? उनके मुंह से चाशनी की तरह मीठी बातें सुनकर स्नेहा भी दंग रह गई थी। अब उसे एक बार फिर से ऐसा लगने लगा था जैसे इन सब के पीछे सुमित्रा जी का ही हाथ हो। वहीं सुमित्रा जी के चेहरे की मुस्कुराहट अब थोड़ी तिरछी हो गई। स्नेहा को कंफ्यूज करना, उसे डराना, उसे परेशान करना, यही तो फिलहाल उनका मकसद था, तब तक जब तक वो स्नेहा पर अपना फाइनल वार नहीं कर लेती। स्नेहा हैरानी से सुमित्रा जी की तरफ देख रही थी। तभी एक सर्वेंट वहां पर आई और उनकी तरफ देखते हुए बोली, बड़ी मालकिन आपको बुला रही हैं, डाइनिंग टेबल पर डिनर लग चुका है। सुमित्रा जी मुस्कुराई और बोली, लेकिन स्नेहा का खाना खाने का आज कहाँ ही मन होगा, आज तो उसका अंगर डाइनिंग टेबल पर है ही नहीं। पर स्नेहा बेटा, खाना तो खाना पड़ेगा ना, अपने लिए ना सही अपने छोटे बच्चे के लिए ही खाओ, लेकिन खाना तो तुम ज़रूर खाना। चलो मैं तुम्हें अंदर लेकर चलती हूँ, आओ संगम अंदर चले। ये बोलते हुए उन्होंने संगम की तरफ भी देखा और अब तो स्नेहा का शक और भी ज़्यादा गहरा हो गया था, लेकिन अभी भी उसने सुमित्रा जी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि सुमित्रा जी संगम का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगी थी। पर अचानक ही संगम रुका और स्नेहा की तरफ वापस आया। उसने स्नेहा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो ना स्नेहा माँ, अंदर चलो, आपने भी काफ़ी टाइम से कुछ नहीं खाया और मुझे भी बहुत भूख लगी है, हम दोनों मिलकर डिनर करते हैं। सुमित्रा जी गुस्से से संगम की तरफ देख रही थी। वैसे तो उन्हें संगम से कोई लगाव नहीं था, लेकिन संगम की ये छोटी छोटी हरकतें स्नेहा की घबराहट को कम करने वाली थी, क्योंकि जिस तरह से संगम उसके पास वापस आया
और उसने स्नेहा का हाथ पकड़ा। सच में स्नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी थी। उसने बड़े ही प्यार से संगम के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, चलो। ये बोलकर वो उसके साथ अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि सुमित्रा जी अपनी जगह पर खड़ी थीं। वो तिरछे एक्सप्रेशंस के साथ खुद से ही बोली, कब तक बचोगी तुम स्नेहा? आखिर तुम्हारा भी तो वो हाल होना ही है जो तनुश्री का हुआ था। कोई बात नहीं, वो बेचारी संगम को अपनी कोख में लेकर मर गई और तुम संगम को संभालते संभालते मर जाओगी। ये बोलकर वो हंसी और अंदर की तरफ आ गई। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। ध्रुव और आभा दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि स्नेहा की मायूसी उनसे छिपी नहीं थी। आभा स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, मेरा ना मूवी देखने का बहुत मन कर रहा है स्नेहा, और कल संगम का भी हॉलीडे है, तो मैं सोच रही थी कि हम लेट नाइट मूवी देखें क्या? बहुत मज़ा आएगा। स्नेहा थोड़ा मायूस होकर बोली, नहीं आभा भाभी, मेरा अभी फिलहाल। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आभा बोल पड़ी, मतलब अब बिल्कुल ठीक कह रहे थे ध्रुव, स्नेहा का हमसे तो कोई रिश्ता है ही नहीं। वो तो बस यहाँ पर अंगद के लिए ही है। उसे जो करना है अंगद के साथ ही करना है। मैंने तो सोचा था आज अंगद नहीं है तो चलो स्नेहा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि अंगद जब यहाँ पर होता है तो हम उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। अंगद उसे हमारे लिए छोड़ता ही नहीं, लेकिन आज भी स्नेहा हमारे साथ मूवी देखने को मना कर रही है, तो इट्स ओके, हम दोनों अकेले ही देख लेंगे। ये बोलते हुए उसने जानबूझकर मुंह बनाया हुआ था। उसकी बातें सुनकर अब स्नेहा मुस्कुराई। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी आभा ये सब कुछ क्यों बोल रही है, ताकि स्नेहा मूवी देखने के लिए हाँ कर दे। वो उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आभा भाभी। अगर आपका इतना ही मन है मूवी देखने का तो ठीक है, मैं आपके साथ मूवी देखूंगी और संगम भी हमारे साथ ही होगा। उसकी बात सुनकर संगम का चेहरा भी खिल गया था। वो भी अपनी स्नेहा माँ की उदासी की वजह से परेशान हो रहा था। उसे स्नेहा ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। शारदा जी भी मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद सबका डिनर फिनिश हुआ और अब सब लोग थिएटर रूम में आ गए थे, जिनमें पिया, संगम, स्नेहा, ध्रुव और आभा शामिल थे। सामने स्क्रीन पर एक मूवी चल रही थी और सब लोग मूवी देखते हुए जोरों से हंस रहे थे, क्योंकि ध्रुव ने जानबूझकर एक कॉमेडी मूवी लगाई थी ताकि स्नेहा का मूड थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी स्नेहा के चेहरे पर हंसी के नाम पर सिर्फ खामोशी थी। वो बार बार अपने फ़ोन को अनलॉक कर रही थी और उस पर चेक कर रही थी कि शायद अंगद का कोई मैसेज आया हो, लेकिन अंगद ने अभी तक ना ही उसके मैसेज सीन किए थे और ना ही उसे कोई रिप्लाई किया था। एक गहरी सांस लेकर उसने अब अपना फ़ोन वापस लॉक कर दिया और साइड में रख दिया, पर तभी अचानक से उसके फ़ोन की स्क्रीन ऑन हुई और उस पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। स्नेहा का दिल जोरों से धड़क उठा, क्योंकि सामने ही उसे अंगद जी लिखा हुआ दिखाई दे रहा था जहाँ से मैसेज आया था। उसने तुरंत अपना फ़ोन अनलॉक किया और अब वो उस मैसेज को पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था कि वो 5 मिनट में स्नेहा को कॉल कर रहा है। स्नेहा का दिल खुशी से जैसे नाचने लग गया था। उसने तुरंत आभा की तरफ देखा और धीमी सी आवाज़ में बोली, अंगद जी का कॉल आने वाला है, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। आभा उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और उसने अपना सर हाँ में हिलाया, तो स्नेहा तुरंत बाहर की तरफ भागी आ गई। पिया ने संगम को अपनी गोद में लिटा लिया था। वहीं स्नेहा का दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। वो सीधा टेरेस की तरफ आ गई थी और अंगद के फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। इस वक्त उसे जितनी बेचैनी महसूस हो रही थी, इतनी बेचैनी तो आज तक उसने कभी महसूस नहीं की थी। और उसका दिल जिस तरह से अंगद के लिए बेसब्र हुए जा रहा था। और फाइनली उसका फ़ोन बजा और स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, अंगद जी। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से अंगद ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो खुद स्नेहा की आवाज़ सुनना चाहता था। और इधर स्नेहा ने सिर्फ बोलना ही नहीं शुरू किया, बल्कि शिकायतों का सिलसिला शुरू कर दिया। वो जल्दी से बोली, ऐसे कोई करता है क्या अंगद जी? आपको पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी। आप जाते जाते मुझसे मिलकर भी नहीं गए, मुझे एक कॉल नहीं किया, एक मैसेज नहीं किया। बहुत बुरे हैं आप, ये आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। आप जानते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझसे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। मेरे नहीं तो कम से कम अपनी लिटिल प्रिंसेस के बारे में सोचा होता, कम से कम उससे तो मिलकर गए होते।
आपको पता है मेरा दिल आपके बिना कितना बेचैन हुए जा रहा था, कितनी परेशान हो रही थी। तड़पाया तो आपने मुझे पहले भी बहुत है, लेकिन इस बार तो आपने हद ही कर दी। अंगद जी, कोई ऐसे भी किसी को सताता है क्या? ये बोलते हुए अब वो रो पड़ी थी। अंगद बिल्कुल चुप रहा, उसने अभी भी कुछ नहीं कहा। स्नेहा अब सुबकते हुए बोली, अभी भी आप कुछ बोल नहीं रहे हैं अंगद जी? अभी भी आप एकदम खामोश हैं, जबकि आप ये जानते हैं कि आपकी आवाज़ के लिए इस वक्त मैं कितनी ज़्यादा तड़प रही हूँ। उसकी इस बात पर भी अंगद ने कुछ नहीं कहा। स्नेहा भी अब फिर से बोली, जितना परेशान आप मुझे कर रहे हैं ना अंगद जी, देखना एक दिन मैं भी आपको ऐसे ही परेशान करूँगी, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि आपने मेरे साथ क्या किया है। उसकी इस बात पर अब अंगद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं कभी तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगा, और मैं बोल इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी शिकायतें सुन रहा हूँ और तुम्हारी शिकायतों का मेरे पास सच में कोई जवाब नहीं है जान। मैं खुद नहीं जानता मेरी जान, मैं तुमसे क्या ही कहूँ। लेकिन बस इतना सुन लो कि तुम्हारी शिकायतें तो मैंने सुन ली। अब प्लीज़ कुछ ऐसा कह दो जिससे मेरी भी बेचैनी दूर हो जाए, मेरे दिल को भी सुकून मिल जाए। स्नेहा का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना ही भूल गया। वहाँ ऊपर टेरेस पर वैसे भी ठंडी हवा चल रही थी और अब स्नेहा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर भी ज़मीन पर ना लग रहे हों। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और अब स्नेहा ने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और बेहद प्यार भरी आवाज़ में बोली, आई लव यू अंगद जी, आई लव यू सो मच। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। प्लीज़ जल्दी से अपना काम ख़त्म करके मेरे पास वापस आ जाइए ना, आपके बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा। अंगद भी बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है मेरी जान। स्नेहा के होठों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। ना अब उसने कुछ कहा और ना ही अंगद ने। वो दोनों जैसे एक दूसरे की खामोशी में भी एक दूसरे को महसूस कर सकते थे। पर यूं ही स्नेहा फ़ोन कान से लगाकर खड़ी रही और फिर पीछे से पिया की आवाज़ आई, संगम सो गया है स्नेहा भाभी, लेकिन वो नींद में बार बार आपको बुलाए जा रहा है, क्या करूं? पिया की बात अंगद को फ़ोन पर साफ सुनाई दी थी। वो अब स्नेहा से बोला, जाओ जाकर संभालो अपने बेटे को, अपने पति को तब संभालना जब वो तुम्हारे पास वापस आएगा, और तब मैं तुम्हें किसी और चीज़ के लिए बिल्कुल टाइम नहीं देने वाला। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी प्रायोरिटी, सब कुछ मेरा होगा। उसकी बातों पर स्नेहा को अपने अंदर एक गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड नाइट अंगद जी। सामने से अंगद ने भी मुस्कुराकर कहा, गुड नाइट मेरी जान। ये बोलकर उसने फ़ोन पर एक हल्की सी किस स्नेहा को दे दी। स्नेहा का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। स्नेहा सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई। वो सीधा पिया के रूम में आई जहाँ पर पिया संगम को अपने साथ ले गई थी और उसे वहाँ पर सुला चुकी थी। लेकिन संगम नींद में बार बार स्नेहा को बुला रहा था तो पिया स्नेहा को बुलाने गई थी। हालांकि रोज ऐसा नहीं होता था, पिया और संगम दोनों साथ में ही सोते थे, लेकिन आज संगम पहली बार नींद में स्नेहा को बुला रहा था। शायद इसलिए क्योंकि एक तो उसकी पेंटिंग खराब हो गई थी और दूसरा आज काफ़ी वक्त बाद अंगद पहली बार उससे इतना दूर गया था। पहली बार ऐसा हुआ था जब अंगद और संगम दूर थे। स्नेहा अब संगम के बगल में लेटी। पिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, लगता है आज संगम को डर लग रहा है भाभी। स्नेहा ने संगम के चेहरे पर अपना हाथ रखा और अपना चेहरा नामे हिलाते हुए बोली, नहीं, मेरे बेटे को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मेरा बेटा बहुत ब्रेव है। जैसे ही उसने कहा संगम नींद में भी उसके सीने में सिमट गया। पिया उन दोनों को देखकर मुस्कुराई और फिर बोली, क्या मैं दूसरे रूम में जाकर सो जाऊं भाभी? आई मीन अगर हम तीनों। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्नेहा बोली, तुम यहाँ पर सो सकती हो पिया, हम तीनों को यहाँ पर सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बेड काफ़ी बड़ा है और वैसे भी संगम नींद में अपने हाथ पैर नहीं चलाता तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी बात पर पिया ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर लाइट ऑफ कर दी। अब स्नेहा ने पूरी तरह से बिस्तर पर लेटते हुए अपना फ़ोन अपने हाथ में लिया और फिर उस पर अंगद का नंबर देखने लगी। अब उसके दिमाग में यही चल रहा था कि काश 2 मिनट उसे और अंगद से बात करने को मिल जाते। पता नहीं अब अंगद क्या कर रहा होगा, उसने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, वहाँ पर दिन होगा या रात। ये सब सवाल सोचते हुए उसे अचानक से याद आया कि उसने अंगद को उस फेक कॉल के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। वो अंगद को ये बताना तो भूल ही गई थी कि आज किसी ने उसे एक फेक कॉल की थी जहाँ उसे डराने की कोशिश की गई थी।
अब वो खुद से ही बोली, कल सुबह होते ही मैं अंगद जी को कॉल करूंगी और उन्हें सब कुछ बताऊंगी। उन्हें ये सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा था मुझे कि उनके कई दुश्मन हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए। मुझे मेरे अंगद जी, मेरा संगम और मेरी लिटिल प्रिंसेस तीनों पूरी तरह से सेफ चाहिए। ये बोलते हुए उसने अपना फ़ोन वाला हाथ अपने पेट पर रख दिया था। कुछ देर बाद उसने अब अपना फ़ोन साइड में रखा और फिर गहरी नींद में चली गई। सुबह का वक्त तकरीबन 8 बजे स्नेहा ने संगम को उठाया और एक सर्वेंट को उसे शावर वगैरह दिलाने का बोल दिया। वो खुद तो उस रूम में शावर ले नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने रूम में जा रही थी। यूं ही लगभग से 1 घंटा और बीत गया और अब स्नेहा रेडी होकर सीढ़ी उतरते हुए नीचे आई। डाइनिंग टेबल पर सबका खाना लग चुका था। आज संडे था तो कोई ऑफिस नहीं जाने वाला था। ध्रुव की भी आज के दिन छुट्टी होती थी। तभी ध्रुव स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं तुम सबको मॉल ले चलूँ स्नेहा। कल संगम बहुत ज़्यादा डर रहा था ना, पिया ने बताया मुझे। तो हो सकता है वो अंगद को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हो, इसलिए हम एक काम करते हैं, संगम को मॉल ले चलते हैं, उसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। स्नेहा ने सामने की तरफ देखा जहाँ पर संगम अपने टॉयज के साथ खेल रहा था। वो अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, ठीक है भाई, जैसा आप कहें। उसकी बात सुनकर शारदा जी और पिया के साथ आभा भी मुस्कुरा रही थी और सुमित्रा जी जो ये सब कुछ सुन रही थी, उनके चेहरे पर तीखे एक्सप्रेशंस आए हुए थे। अभी कुछ देर पहले ही उन्हें इस नंबर से कॉल आया था जो उनका इन सब चीज़ों में साथ दे रहा था और अंगद का भी वो काफ़ी पुराना दुश्मन था जिसके इरादे अंगद को पूरी तरह से बर्बाद करना था। और उसने सुमित्रा जी को कहा था कि आज उन्हें खुद से एक ऐसा मौका बनाना होगा जिसमें वो स्नेहा पर अटैक कर सके। और अब सुमित्रा जी समझ गई थी कि उन्हें क्या करना है। वो जल्दी से बोली, तुम लोग सिर्फ बच्चों के बारे में सोचते हो, हम बड़ों के बारे में भी तो कभी कुछ सोचो ना। मैं भी कितने दिनों से मॉल नहीं गई हूँ। अगर तुम लोगों को बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ? उसकी बात सुनकर सब लोग दंग रह गए। सुमित्रा जी से ऐसी किसी बात की एक्सपेक्टेशंस करना भी उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। ध्रुव उनकी तरफ देखते हुए बोला, आप श्योर हैं ना मॉम कि आप हमारे साथ मॉल जाना चाहती हैं? सुमित्रा जी मुंह बनाते हुए बोली, अब मैं क्या तुम्हें लिख कर दूं? ध्रुव जल्दी से बोला, नहीं ऐसा नहीं है, पर आप कभी ऐसे मॉल जाती नहीं हैं तो बस इसलिए पूछा। पर अगर आप जाना चाहती हैं तो आप हमारे साथ चल सकती हैं। 1 मिनट, मैं पहले स्नेहा से पूछ लूँ वो आपके साथ जाना चाहती भी है या नहीं। जैसे ही उसने कहा स्नेहा की आंखें बड़ी हो गई थी। वो तुरंत बोली, ऐसा कुछ नहीं है भाभी, अगर चाची जी हमारे साथ जाना चाहती हैं तो मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी। मुझे तो बल्कि अच्छा लगेगा अगर वो हमारे साथ चलें। उसकी बात सुनकर ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया और सुमित्रा जी के चेहरे पर चिढ़ भरे एक्सप्रेशंस आ गए थे। वो ध्रुव की तरफ देखते हुए बोली, स्नेहा के चक्कर में अपनी माँ को बेइज्जत करने का एक मौका नहीं छोड़ते हो तुम। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन यही अंगद और स्नेहा तुम्हें इस घर से दुआएं देकर बाहर निकाल दें और फिर तुम्हें याद आएगी तुम्हारी मॉम जो तुम्हारे लिए लड़ रही थी वो गलत नहीं थी। ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ऐसा कभी नहीं होगा मॉम, क्योंकि आप सिर्फ रिश्ते बनाना जानती हैं। मेरा अंगद और स्नेहा रिश्ते निभाना जानते हैं। मुझे खुद से ज़्यादा मेरे अंगद पर यकीन है। उसकी बातें सुनते हुए स्नेहा का चेहरा एकदम खिल गया था। अंगद और ध्रुव सगे भाई नहीं थे, लेकिन फिर भी उन दोनों का प्यार देखकर उसे बहुत अच्छा लगता था। नाश्ता खत्म होने के बाद पिया अपनी जगह से उठी और स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, आप थोड़ी देर वॉक कर लीजिए भाभी, ताकि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। मैं तब तक संगम को रेडी कर देती हूँ। उसकी बात पर स्नेहा ने अपना सिर हिलाया और बाहर की तरफ चली गई। सुमित्रा जी भी अपने रूम में जा चुकी थी और अब रूम में आने के बाद उन्होंने तुरंत अपना फ़ोन अपने हाथ में लिया। वो बहुत बेसब्री से उस नंबर के कॉल आने का इंतज़ार कर रही थी और अब फाइनली उनका फ़ोन बजा। उन्होंने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से कोई कुछ कहता उससे पहले ही वो बोल पड़ी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए गुड न्यूज़ है। इसके आगे वो कुछ कहती वो शख्स थोड़े एटीट्यूड से बोला, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है कि मित्तल मेंशन में क्या चल रहा है। मॉल में घूमने की तैयारी हो रही है ना? जैसे ही उसने कहा सुमित्रा जी के चेहरे का रंग उड़ गया था। भला मित्तल मेंशन में ऐसा कौन हो सकता है जो उस शख्स को सारी खबरें पहुंचा सके? उन्होंने तुरंत पूछा,
लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो शख्स हंसकर बोला। आप आम खाने से मतलब रखिए मिसेज मित्तल, आपको आम आए कहाँ से हैं इस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सुमित्रा जी भी तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली। आदमी तो तुम काफ़ी पहुँचे हुए हो, लगता है अंगद के साथ काफ़ी दुश्मनी है। सामने वाला बेहद गहरी आवाज़ में बोला। दुश्मनी तो बहुत छोटा शब्द है, मैं तो उसके खून का प्यासा हूँ, उसका जानी दुश्मन हूँ और सिर्फ उसे ही नहीं, उससे जुड़ी हर एक चीज़ को बर्बाद करना चाहता हूँ, उसकी सारी खुशियाँ मिटा देना चाहता हूँ, उसे रोते हुए और तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी हंसते हुए बोली, तुम्हारी ये दुश्मनी तो मेरे भी काम आने वाली है, तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें अंगद के साथ जो करना है बेशक से करो, चाहे उसे और उसके परिवार को जिंदा जला दो, मुझे तो उसे जलते हुए देख सुकून ही मिलेगा। पर अब ये बताओ तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? उनकी बात सुनकर सामने वाले ने कुछ कहा जिसे सुनते हुए सुमित्रा जी के होश उड़े हुए थे। बहुत मेहनत करके मैंने बोनस पार्ट बनाया है, तो आप लोग कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करिएगा और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। कल का पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल आने वाला है, तो कल का पार्ट 12 बजे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।